हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप ट्रिपल सी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको नए सिलेबस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है? क्या आप यूपीपीसीएल या राज्य स्तरीय अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आप कंप्यूटर सेक्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी के उन महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और इन प्रश्नों का आना लगभग 100% तय होता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से ये सभी प्रश्न तैयार हो सके। मैं दावा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 25 टॉप जो 25 क्वेश्चन है इनका मैंने पहले से ही फाइल तैयार कर रखा है। मैं डेस्कटॉप पर इसे माउस से डबल क्लिक करके और ओपन कर लूँगा। मैंने ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड में तैयार किया हुआ है और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 25 क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बात आपको बता दें कि अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको 100 से भी ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी यह पोर्शन आसानी से तैयार हो सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। तो शुरू करते हैं टॉपिक आज का। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रेंड माइक्रो एक है, यानी ये पूछा गया है कि ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो आपको बता दें, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस सॉफ्टवेयर या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो वास्तविक सही आंसर है वो है बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि यह जो है वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको आसानी से पता चल गया कि आपका जो ट्रेंड माइक्रो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो वायरस से आपके कंप्यूटर को या आपके प्रोग्राम को बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल जो है आपको मिल जा रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि ट्रेंड माइक्रो के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे और दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, डक डक गो एक प्रकार का है, यानी डक डक गो एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस, वायरस, थ्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डक डक गो कुछ भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अगर हम बताएं तो डक डक गो जो है वह एक तरह का सर्च इंजन है जो किसी डेटा को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे ही डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, और चूंकि यहाँ पर सर्च इंजन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT में शामिल है, यानी IoT में क्या क्या शामिल है? सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सब कुछ मिल जाता है। सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है, सेंसर और वाईफाई टेक्निक भी आपको मिल जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आजकल बहुत ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है, और आपको बता दें कि ट्रिपल सी के नए सिलेबस में यह एक नया चैप्टर आया हुआ है जिससे रिलेटेड यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला हुआ है, और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है, फ्यूचर
फ्यूचर स्किल में कितने प्रकार के टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। तो यह भी नए लेसन से आधारित है और यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है। तो फ्यूचर स्किल के अंतर्गत जो है आपको कुल 9 प्रकार के टेक्नोलॉजी शामिल मिल जाते हैं। यानी कि आपको बता दें, फ्यूचर स्किल जो है जो नए रिलेशन से रिलेटेड है, इसमें 9 प्रकार के स्किल मिलते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग और RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये जो है आपको फ्यूचर स्किल के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 9। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5, और यहाँ पर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। यह भी प्रश्न कई बार ट्रिपल सी की परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉस सचवॉब। ये जो है इन्होंने सबसे पहली बार अपने एक पत्रिका में सबसे पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ शब्द का प्रयोग किया था। यह भी आपको नए सिलेबस के नए लेसन में मिल जाएगा। चूँकि नया सिलेबस चेंज हुआ है ट्रिपल सी का, और इसमें एक नया लेसन ऐड किया गया है जिससे बार बार कई सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर नए लेसन और नए प्रश्नों को समायोजित किया जाए ताकि आसानी से आपको नए नए प्रश्न तैयार हो सकें। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें दिया हुआ है IoT में T का क्या अर्थ है, यानी IoT में T क्या है। तो IoT का पूरा नाम आपको बता दें, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे T का मतलब है थिंग्स, तो राइट आंसर हो जाएगा C। ऐसे आजकल फुल फॉर्म जो है पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा नाम ना पूछ करके किसी एक कैरेक्टर का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ IoT में T का अर्थ है थिंग्स। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है PC का प्रयोग किस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ था, यानी पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहली बार किस औद्योगिक क्रांति में किया गया था। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसमें ही PC का प्रयोग किया गया था। आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें, तो फर्स्ट जो जनरेशन था यानी कि फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वह अमेरिका और यूरोप में शुरू हुआ था, और इसके अंतर्गत आपको अलग अलग तरह के स्ट्रीम इंजन यानी भाप के इंजन, लोहा और कपड़ा उद्योग इत्यादि शुरू हुआ था। सेकंड जो औद्योगिक क्रांति थी इसमें बिजली का विकास हुआ था, टेलीफोन लाइन, बल्ब, इसके अलावा फोनोग्राफ इत्यादि जो है सेकंड औद्योगिक जो क्रांति थी उसमें आया था। थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आपको पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट और IT वगैरह सेक्टर की शुरुआत हुई थी। और चौथा जनरेशन यानी कि चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी वर्तमान में चल रहा है, जो कि सबसे पहली बार चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो 2015 से मानी जाती है। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस मॉडल की निम्न में से कौन सी सेवा नहीं है। यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है की बात कर रहा है। सर्विस मॉडल में निम्न में से कौन सी सेवा नहीं है, तो इसका आंसर दिया हुआ है IaaS, PaaS, SaaS या LaaS। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा LaaS यानी लास। यहाँ पर आस, पास, सास ये तीनों जो है ये सर्विस मॉडल है। इनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इनका पूरा नाम है। जबकि इसमें LaaS जो है वो सर्विस मॉडल में
नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, स्नैपचैट पर फोटो या वीडियो कितने देर बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें टोटल वो 24 आवर्स, 12 आवर्स, 1 डे या ए एंड सी बोथ दोनों। तो आपको बता दें कि 24 घंटे और एक दिन ये दोनों एक ही है, और यह स्नैपचैट पर फोटो वीडियो जो है वो स्टेटस के तौर पर 24 घंटे तक रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए एंड सी, यानी एक दिन या 24 घंटे, यानी ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो व्हाट्सएप से रिलेटेड है, और यहाँ पर आजकल इस सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है चैटिंग के लिए। इसमें प्रश्न है, व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी एक को मैसेज भेजने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को आपको संदेश भेजना है और आप उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हैज़, एट द रेट, एंड डॉलर का सिंबल बना हुआ है, और इसमें आप यूज़ करते हैं एट द रेट साइन का, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। जैसे ही आप एट द रेट साइन यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि वह पर्सन जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उनका नाम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। ट्विटर में भी इसकी यह खासियत होती है, वहाँ पर भी आपको एट द रेट साइन का यूज़ करना होता है। व्हाट्सएप बहुत ही स्पेशल है, आप लोग ज़रूर इसका प्रयोग करते होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये भी प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप से ही रिलेटेड है। व्हाट्सएप में अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो GIF फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है। ऑप्शन दे रखा है 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 सेकेंड। जब आप 6 सेकेंड तक का आप वीडियो अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पर, यानी रिकॉर्ड करके 6 सेकेंड का वीडियो अगर किसी को आप भेजते हैं तो वो वहाँ तक GIF फॉर्मेट में होता है। लेकिन जैसे ही 7 सेकेंड में आता है तुरंत वह एक वीडियो फॉर्मेट में हो जाता है। तो यहाँ पर GIF फॉर्मेट जो है वो 6 सेकेंड तक के व्हाट्सएप वीडियो को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, RPA का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है, तो दिया है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, रिकवरी प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोसेसिंग ऑटोमेशन या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेटिक। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA। अभी हम लोगों ने ऊपर जो है फ्यूचर स्किल का डिस्कस किया था, और 9 प्रकार के फ्यूचर स्किल में RPA भी आता है, जिसे हम कहते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के सभी प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो बातें हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं उनको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, IFSC कोड में कुल कितने अंकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर IFSC का हम पूरा नाम बता दें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो कि एक तरह का कोड होता है बैंकिंग सेक्टर में। और यहाँ पर कुल कितने अंकों की संख्या होती है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो IFSC कोड होते हैं उसमें कुल और कुल अल्फ़ा न्यूमेरिक जो अंक होते हैं वो 11 होते हैं, जबकि अंक जो होते हैं उसमें यानी कि डिजिट्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ पर 6 जो है वो नहीं ऑप्शन में दिया है, 11 ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ पर 11 जो है सही कर देना होगा। आपको बता दें इसमें कुल टोटल अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 होते हैं, जिसमें 6 नंबर होते हैं। शुरू के जो 4 अल्फ़ाबेट होते हैं वो बैंक का नाम होता है। 5वां जो होता है वो हमेशा कंपलसरी 0 होता है, और उसके बाद 6 जो होते हैं वो अंक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे SBI का आपको IFSC कोड देखना होगा, तो आप देखेंगे SBIN, ये 4 जो है शुरुआती अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बाद एक 0 होता है, और उसके बाद 6 आपको संख्या मिल जाते हैं, जिसे हम IFSC कोड कहते हैं, और ये बैंक की अलग अलग शाखाओं की पहचान कराते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वह भी बैंकिंग से ही रिलेटेड है।
एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी? एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नवंबर 2005। नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत की गई थी और शुरुआत में लगभग 30,000 बैंकों को एनईएफटी की सुविधा प्रदान की गई थी। अब तो वर्तमान में लगभग सभी बैंकों में एनईएफटी की सुविधा मिल जाती है। एक इसी तरह की सुविधा और भी होती है जिसका नाम आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट उसको कहते हैं। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। विश्व में पहली बार किस देश में एटीएम का प्रयोग किया गया था? एटीएम का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? ऑप्शन दे रखा है इसमें, अमेरिका, फ्रांस, जापान या लंदन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा लंदन। सबसे पहली बार जो एटीएम का प्रयोग किया गया था वो लंदन में किया गया था 27 जून 1967, यानी 27 जून 1967 में सबसे पहली बार एटीएम का यूज़ किया गया था और वो भी लंदन में प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 और प्रश्न है, इनमें से निम्न में कौन ई वॉलेट नहीं है? ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपने इन सब का नाम सुना है, पेटीएम, जीपे, फ़ोनपे या ऑक्सीजन। आपको बता दें कि यहाँ पर पेटीएम, फ़ोनपे और ऑक्सीजन ये तीनों ही ई वॉलेट हैं, जबकि जीपे जो है वह ई वॉलेट नहीं है। ई वॉलेट इसमें आप अपने वॉलेट के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर चाहे तो बैंक से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि जीपे में वॉलेट की सुविधा नहीं होती है। ये डायरेक्ट बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन करने का काम करता है। इसमें अगर आप 1 रुपये भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह आपके बैंक खाते से ही कटता है, और अगर आपको 1 रुपये रिसीव भी होता है तो वो भी आपके डायरेक्ट बैंक खाते में जमा होता है। जबकि आप इन तीनों सुविधाओं में आप वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट मीन्स पर्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप ट्रांजैक्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्रश्न, बैंक में किस खाते के अंतर्गत ब्याज नहीं मिलता है? यहाँ पर इस शब्द को ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है इंटरेस्ट किस पे नहीं आपको मिलता है। तो ऑप्शन दे रखा है बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता या विनिमय खाता। तो आपको बता दें कि बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट जो होता है इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आवर्ती जमा खाता यानी कि जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है इसमें भी आपको जो है ब्याज मिलता है, जबकि करेंट अकाउंट यानी जो चालू खाता होता है उसमें आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू खाता। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया है जीपे की शुरुआत कब हुई थी? जीपे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो ई वॉलेट नहीं है इसको हम गूगल पे भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा, देखिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर होगा सी, 11 सितंबर 2015। 11 सितंबर 2015 में जीपे की शुरुआत की गई थी और शुरू में इसको एंड्रॉयड पे के लिए तैयार किया गया था। बाद में 8 जनवरी 2018 में गूगल पे इसे कह दिया गया और यह प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाता है। आप इसके थ्रू आसानी से किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न जो है वो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आपको बता दें कि CCC के सिलेबस में आपको लेसन 8 जो है वो आपको यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड मिल जाता है। तो इससे भी ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादातर कवर किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया हुआ है, FD अधिकतम कितने वर्षों के लिए होता है? FD यानी फिक्स डिपॉजिट।
आप कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, कितने वर्षों के लिए उन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10, 11, 12 या 15 ईयर्स दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर। एफडी जो होता है वो बैंकों में अधिकतम 10 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादातर प्रयोग भी होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक अधिकतम कितने दिनों तक वैध होता है। यानी जो हम चेक जारी करते हैं वह कितने दिनों तक, कितने मंथ तक जो है वो वैलिड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो होगा 3 मंथ। जब आप बैंक द्वारा जो आपको प्राप्त होता है चेक बुक, उसमें से जब आप कोई चेक काट के देते हैं तो वह चेक अधिकतम जारी किए गए दिनांक से 3 महीने तक वैलिड होता है। उसके बाद उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। उस कंडीशन में उस चेक को चेक बाउंस कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 21 दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार रिपीट किया जा चुका है प्रश्न है, आधार कार्ड पर कितने अंकों का कोड होता है। तो आधार कार्ड जो है आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे। भारत की पहचान प्राधिकरण के द्वारा ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की आईडी तैयार की गई है जिसमें आपको कुल 12 अंकों का कोड होता है। यहाँ पर जो है 12 अंकों का कोड आपको आधार कार्ड पर देखने को मिलता है और आप इन 12 अंकों की कोड से ही आपके आधार संख्या की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 22। और यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक ब्याज किस खाते पर मिलता है। यानी कौन सा खाता, यानी अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ऑप्शन दे रखा है बचत खाता, चालू खाता, जमा खाता या आवर्ती जमा खाता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्ती जमा खाता। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, विश्व का पहला निःशुल्क ईमेल है जो सबसे फ्री ऑफ कास्ट, दुनिया का पहला जो निःशुल्क ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल या रेडिफ मेल। तो आपको बता दें दुनिया का पहला निःशुल्क ईमेल जो है वो है हॉटमेल। हॉटमेल को तैयार किया था मिस्टर सबीर भाटिया ने और ये भारतीय मूल के रहने वाले हैं जिन्होंने सबसे पहली बार दुनिया में हॉटमेल निःशुल्क ईमेल की सुविधा को प्रदान किया था। अगला प्रश्न भी ईमेल से ही रिलेटेड है और दिया हुआ है, रे टॉमलिंसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। रे टॉमलिंसन ने क्या तैयार किया था। तो यहाँ पर देखिए ईमेल, जीमेल, याहू मेल या रेडिफ मेल। रे टॉमलिंसन ने क्या तैयार किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल। ईमेल जो है इसको रे टॉमलिंसन द्वारा तैयार किया गया था। और आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम जो प्रश्न है वो है MIME है। MIME क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दे रखा है, ब्राउज़र, एक्सटेंशन, वेबसाइट या सर्च इंजन। आपको बता दें कि MIME का पूरा नाम है मल्टीपर्पज़ मेल एक्सटेंशन और इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह एक प्रकार का एक्सटेंशन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंशन। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारे प्रश्न आसानी से तैयार हो गए होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को चाहे तो पुश करके देख लीजिएगा और CCC के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए तमाम सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। पुराने वीडियो को देखना हो तो आप ऊपर बने हुए आई बटन पर भी क्लिक करके और उन वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।